हेलो एवरीवन, वेलकम सी ऑल इन जीडीसी नर्सिंग स्टूडेंट्स। आज वाली क्लास में हम फिर से क्लास 100 चैलेंज जो नॉर्थ सेट 8 एग्जामिनेशंस के लिए नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए जो लेकर के आए हैं, उसी सीरीज में आज थर्ड पार्ट में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स के इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पिछली अर्लियर दो क्लासेस में आप लोगों ने देखा होगा स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम्स के 25 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए थे, उसके एक्सप्लेनेशंस भी क्लियर किया था। और ये क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, आपके जो नॉर्थ एग्जामिनेशंस है जो अप्रैल 12 2025 को होना है, उस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी सीरीज में आज थर्ड क्लास में क्लास 100 चैलेंज जो आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है जीडीसी के टीम के द्वारा, उसी सीरीज में हम आज थर्ड क्लास पे एंटर कर रहे हैं, और वो भी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें हम हार्ट ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हार्ट एंड ब्लड वेसल्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया जी। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने दिया गया है स्टूडेंट्स, पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज वो होते हैं जो बेसिकली आपके जो हार्ट से ब्लड को क्या करते हैं, लंग्स तक लेकर के जाते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वो पल्मोनरी आर्टरीज कहलाते हैं। ओल्टा वैसे बेसिकली ग्रुप ऑफ आर्टरीज को हम ओल्टा भी कहते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि सर ओल्टा वो आर्टरीज है जो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को पंप करता है और पूरी बॉडी में उसको सर्कुलेट करता है। तो पूरी बॉडी मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट हो जाएगा, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट हो जाएगा। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट की अगर मैं बात करूं तो सर ओल्टा ही यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ओल्टा लार्जेस्ट आर्टरीज होती है हमारी बॉडी का, याद रखेगा यहां पर दिया गया है द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी ऑरिजिनेट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट एंड द डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। पूरे सिस्टम में ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए जाना जाता है। पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड? तो सर ये लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है हार्ट से। सब क्लेविनियल आर्टरी बेसिकली अपर लिम्ब में ब्लड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। कोरोनरी आर्टरी हार्ट के अंदर में ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए स्टूडेंट्स क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकंड क्वेश्चन पे आइए। विच लेयर ऑफ एन आर्टरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड वेसोडाइलेशन? ब्लड वेसल्स की एक प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, ब्लड वेसल्स वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी कॉज करता है या वेसोडाइलेशन भी कॉज करता है। दोनों प्रॉपर्टीज इसके अंदर क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन की प्रॉपर्टीज यानी ब्लड वेसल्स का नैरो होना, और डायलेशन मतलब ब्लड वेसल्स का एक्सपांशन यानी उनके डायमीटर का एक क्या होना, एनलार्ज होना, वो क्या कहलाता है, डायलेशन कहलाता है। अब आपने ब्लड वेसल्स के स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने लेयर पढ़ा होगा। लेयर में आपने पढ़ा होगा टूनिका एक्सटर्ना सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, टूनिका मीडिया मिडल लेयर होते हैं, और टूनिका इंटीमा इनर मोस्ट लेयर होता है। जो एक्सटर्नल लेयर होता है यानी जो सबसे आउटर मोस्ट होता है वो सपोर्ट के लिए जाना जाता है। टूनिका मीडिया बेसिकली वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वेसो डायलेशन के लिए जाना जाता है। टूनिका इंटीमा वो आपका एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि ब्लड इजीली क्या कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके। और बेसमेंट मेम्ब्रेन तो सर आपके क्या होते हैं, तो जो लेयर है ब्लड वेसल्स का उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। तो वेसो डायलेशन और वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन टूनिका मीडिया जो कि इंटरमीडिएट लेयर है आपका, मिडिल लेयर है आपका ब्लड वेसल्स का, उसी के पास स्टूडेंट्स ये क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहां पर ये एक्सप्लेनेशंस आपको दिया गया है कि कौन किस में क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसा कि मैंने आपको यहां पर समझाया वही सारे पॉइंट्स यहां पर दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ विंग्स? थ्री टाइप ऑफ आप लोगों ने ब्लड वेसल्स पढ़ा होगा अपने ह्यूमंस बॉडी में। एक आर्टरी होते हैं, एक वेन्स होते हैं, और एक आपका कैपिलरीज होता है। आर्टरी क्या करता है, तो बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है एक्सेप्ट देन पल्मोनरी आर्टरी। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है एक्सेप्ट देन पल्मोनरी वेन्स। और आपका जो कैपिलरीज होते हैं वो आर्टरीज और वेन्स की कनेक्टिंग पार्ट को कहा जाता है ना। तो सर बेसिकली अगर मैं बात करूं कि वेन्स का इनमें से कौन से प्रॉपर्टीज नहीं है, फंक्शन नहीं है, तो वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट, बिल्कुल सही है। पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक ले जाने वाला जो आपका ब्लड वेसल्स है उसे वेन्स कहते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है जी। कंटेन यूनिडायरेक्शनल वॉल्व,
क्या यूनिडायरेक्शनल वाल्व इसमें प्रेजेंट होते हैं केवल नीचे से ऊपर ले जाने के लिए, यानी एक ही डायरेक्शंस में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन ऑल केसेस, ये गलत है। देखिए यूनिडायरेक्शनल वाल्व होता है यानी वेन्स जब ब्लड जाएगा तो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा ताकि प्रॉपरली वो हार्ट के चैम्बर तक लेकर के जाया जाए। पल्मोनरी वेन्स को छोड़ करके जितने भी वेन्स होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमेशा ये कैरी नहीं करता है। ये ऑप्शन आपका गलत है। हैव अ लार्जर डायमीटर देन आर्टरीज, आर्टरी से ज्यादा डायमीटर वेन्स का होता है, ये भी करेक्ट है। तो सर ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन यहां पर करेक्ट हैं। यहां पर पूछा गया था कि कौन वेन्स का फंक्शन नहीं है, तो सर कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आपका फंक्शन नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशंस, मोस्ट वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी बैक टू द हार्ट एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है स्टूडेंट्स, कैरी करता है। हार्ट में यूनिडायरेक्शनल वाल्व प्रेजेंट होते हैं जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं वेनस सिस्टम में, ये सारे पॉइंट्स आपने पढ़ा है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ग्रेट सैफिनस वेन, ग्रेट सैफिनस वेन्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है जी? इट इज द लॉन्गेस्ट वेन्स इन द बॉडी, it supply blood to the brain, it control blood pressure and it directly connect to the aorta। तो जो आपका सैफिनस वेन्स होते हैं स्टूडेंट, ये आपकी बॉडी का लॉन्गेस्ट वेन्स होते हैं, याद रखेगा। आपकी बॉडी का लॉन्गेस्ट वेन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपका सैफिनस वेन्स याद रखिएगा। ये ब्रेन में ब्लड को सप्लाई नहीं करते हैं, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करते हैं और डायरेक्टली ऑर्टा से कांटेक्ट में भी नहीं होते हैं। तो केवल एक ही यहां पर करेक्ट आंसर है कि सर सैफिनस वेन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्गेस्ट वेन्स होते हैं हमारी बॉडीज का। ये पॉइंट यहां पर दिया गया है। बेसिकली आपके जो लोअर लिम्ब होते हैं, जो लोअर लिम्ब होते हैं ये आपके सैफिनस वेन्स के अंदर में आते हैं। इनको जब बाईपास सर्जरी किया जाता है, हार्ट का ऑपरेशन किया जाता है, तो बाईपास सर्जरी में इसी वेन्स को यूज किया जाता है, इसी वेन्स को यहां से कट करके क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ये पॉइंट यहां पर दिया गया है स्टूडेंट्स। व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर इन मेंटेनिंग वेनस रिटर्न, वेनस रिटर्न को मेंटेन करने के लिए, जैसे मान के चलिए नीचे से ब्लड आ रही है हार्ट के अंदर में, तो वो ब्लड नीचे ना जाए वापस से, यह कैसे मेंटेन होता है, या नीचे से ब्लड ऊपर कैसे आता है? ग्रेविटी, ग्रेविटी तो सर नीचे लेकर के जाएगा, तो यहां पर इसका रोल नहीं है। मस्कुलर पंप, मस्कुलर पंप मतलब नीचे से जो आपके पैर, जो लेग्स वाले जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को ऊपर पंप करते हैं। जैसे मान लो नीचे से किसी चीज को आप दबाओगे तो वो चीजें कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। तो लोअर लिम्ब का जो भी मसल्स होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको पुश करता है, दबाता है, जिस कारण से ब्लड जो है वो ऊपर की ओर जाता है। और यही वो रीजन है जो वेनस रिटर्न को क्या करता है, मेंटेन करता है। पूरे वेन्स में आपको ब्लड जो है वो प्रॉपर अमाउंट में हार्ट के अंदर जाता है। तो मस्कुलर पंप स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लड विस्कोसिटी तो वैसे भी रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, फ्लो को कम करेगा। हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस बेसिकली आपको आर्टरीज से रिलेटेड है, वेन्स से रिलेटेड नहीं है जी। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एट्रियल डीपोलराइजेशन इन ईसीजी। एट्रियल डीपोलराइजेशन ईसीजी में कौन रिप्रेजेंट करता है? आपने पी वेव, क्यूआरएस वेव, आपने टी वेव या एसटी सेगमेंट पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा कि जो पी वेव होता है वो बेसिकली एट्रियल डीपोलराइजेशन यानी एट्रियम वाले रीजन में कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए पी वेव रिस्पॉन्सिबल होता है। वेंट्रिकल वाले रीजन में डीपोलराइजेशन के लिए क्यूआरएस होता है। और टी वेव जो होता है वो बेसिकली वेंट्रिकल वाले रीजन में रीपोलराइजेशन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या इंडिकेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और एसटी सेगमेंट जो होता है वो वेंट्रिकल में डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन ए स्टूडेंट्स यहां पर करेक्ट हो जाएगा कि एट्रियल डीपोलराइजेशन बेसिकली आपको कौन कॉज करता है, पी वेव कॉज करते हैं ना। अवॉइडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यानी जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है बेसिकली जो एट्रियल वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन को इंडिकेट करता है, इज मोस्ट कॉमनली सीन। अगर ये थोड़ा ज्यादा हो जाए, इसका ड्यूरेशन अगर 0.12 सेकेंड से ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब क्या है, एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, साइनस ब्रेडिकार्डिया या फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक। क्या होगा करेक्ट आंसर? अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का ड्यूरेशन ज्यादा हो जाता है स्टूडेंट, इट मींस होता है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। ऑप्शंस बी स्टूडेंट्स यहां पर करेक्ट होगा। दिया गया है एट्रियल फिब्रिलेशन, परेशान मत होइए, इसका मतलब होता है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। ऑप्शन बी ही यहां पर करेक्ट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया का सिंपल मतलब क्या है कि जब क्यूआरएस क्या हो जाए, वाइड हो जाए,
0.12 सेकंड से ज्यादा हो जाए उस केस में वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होता है। एट्रियल फिब्रिलेशन का सिंपल मतलब होता है इरेगुलर रिदम होता है विदाउट डिस्टिंक्ट पी वेव, बगैर पी वेव को डिस्टिंक्ट किए हुए ही। ऐसे ही साइनस ब्रेडिकार्डिया और फर्स्ट डिग्री एबी ब्लॉक आपको दिया गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, which ECG finding is most characteristic of a myocardial infarction? इसमें ECG में कौन मायोकार्डियल इन्फाक्शन में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है, यानी ECG क्या फाइंड करता है मायोकार्डियल इन्फाक्शन में स्टूडेंट? ST सेगमेंट को एलिवेट यानी बढ़ते हुए देखता है, T वेव में इन्वर्जन होता है, प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल या शॉर्टेन QT इंटरवल। देखिए मायोकार्डियल इन्फाक्शन का सिंपल मतलब होता है कि जो हार्ट के अंदर में मायोकार्डियल टिश्यू है उसका डेड हो जाना, उसी को क्या कहते हैं? मायोकार्डियल इन्फाक्शन कहते हैं, उसी को मायोकार्डियल इन्फाक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा कि मायोकार्डियल ST सेगमेंट। अगर ECG में ST सेगमेंट एलिवेट हो जाए स्टूडेंट तो समझिए कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ है, वो यही इंडिकेट करता है। ठीक है, तो यहां पर दिया गया है, इस पॉइंट को एक बार देख लीजिएगा। ST सेगमेंट एलिवेट होगा तो मायोकार्डियल इन्फाक्शंस को, T वेव में इस्चेमिया, प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल ये AB ब्लॉक को इंडिकेट करता है, और अगर शॉर्टेन QT इंटरवल है तो ये हाइपर कैल्सीमिया क्या करता है स्टूडेंट्स? कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है? व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ PR इंटरवल इन ECG? ECG में जो PR का इंटरवल है उसका नॉर्मल ड्यूरेशन क्या है स्टूडेंट्स? ये पूछा गया है। 0.06 टू 0.10 सेकेंड्स, 0.12 टू 0.20 सेकेंड्स, 0.21 टू 0.30 सेकेंड्स या 0.30 टू 0.40 सेकेंड्स। क्या होता है नॉर्मल ड्यूरेशन? तो बेसिकली सर 0.1 टू 0.02 सेकेंड्स जो आपका है वो नॉर्मल ड्यूरेशंस होता है PR इंटरवल का। ECG में याद रखेगा अलग अलग ड्यूरेशंस यहाँ पर दिए गए हैं कि किस केस में कितना ड्यूरेशन होता है। नॉर्मल PR इंटरवल 0.12 टू 0.20 सेकेंड्स होते हैं। शॉर्टेन PR इंटरवल 0.12 से लेस देन हो जाएगा, पार्किंसन वाइट सिंड्रोम्स होते कहते हैं उसे। प्रोलॉन्ग PR इंटरवल ये फर्स्ट डिग्री AB ब्लॉक कहलाता है, और अगर इंटरवल मोर देन 0.30 सेकेंड से ज्यादा हो जाए तो सिग्निफिकेंट कंडक्शंस को डिले करने का ऐसा ये इंडिकेट करता है स्टूडेंट्स। ठीक है, Which of the following arrhythmia is commonly associated with a sawtooth pattern on ECG? यानी ECG में एरिथमिया का पैटर्न बिल्कुल टीथ की तरह दिखाई देता है, टूथ की तरह दिखाई देता है। किस केस में? एट्रियल फिब्रिलेशन में, एट्रियल फ्लटर में, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में या जंक्शंस रिदम में? किस केस में आपको टूथ पैटर्न दिखाई देता है, टूथ लाइक पैटर्न दिखाई देता है? तो सिंपली याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एट्रियल फ्लटर जो होते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा। एट्रियल फ्लटर में जब आप देखेंगे तो टूथ लाइक आपको देखने को मिलेगा जी। ठीक है ना, टूथ लाइक पैटर्न आपको यहां पर देखने को मिलेगा जब आप एट्रियल फ्लटर्स की बात करते हैं, उस केस में आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो एट्रियल फ्लटर में शॉर्ट टूथ फ्लटर वेव्स, एट्रियल फिब्रिलेशन में इरेगुलर रिदम दिखाई देगा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस में आपको क्या होता है तो कोएटिक इरेगुलर QRS देखने को मिलते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। विच हार्ट साउंड इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द एंट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व? यानी जब एट्रियम से वेंट्रिकुलर रीजन में जब ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, जहां पर ट्राइकप्सिड वॉल्व होते हैं, जहां पर मिट्रल वॉल्व होते हैं, तो वो जब क्लोज होते हैं तो कौन सा साउंड आता है? साउंड 1 लव साउंड, उसे क्या बोलते हैं? लव साउंड आता है जब आपका जो ट्राइकप्सिड वॉल्व है और आपका जो मिट्रल वॉल्व है जब वो क्लोज होते हैं, यानी एट्रियम रीजन से जब वेंट्रिकल रीजन में ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है तो लव साउंड आते हैं। वेंट्रिकल रीजन से जब वो पल्मोनरी रीजन में जाता है तो डब साउंड आते हैं। क्या आते हैं जी? डब साउंड आते हैं। तो सर ऑप्शन ए यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, लब साउंड। ठीक है, टैक साउंड जो होता है वो S3 साउंड 3 और साउंड 4 दोनों होते हैं। जब वेंट्रिकुलर रैपिडली क्या होता है जी, वहां पर पिच होता है तो उस केसेस में माइक्रोफोन से आपको ये सुनाई देगा। ये दोनों के लिए स्टेथोस्कोप मिलता है, ये माइक्रोफोन से सुनाई देगा और ये आपका फोनोकार्डियोग्राम से सुनाई देता है। तो 4 प्रकार के साउंड होते हैं, याद रखेगा। लब डब टॉक टॉक, लब डब टॉक टॉक, ऐसा साउंड आता है हार्ट में। ठीक है ना, लब आपका साउंड 1 है, डब आपका साउंड 2 है,
टॉक साउंड 3 है, टॉक आपका साउंड 4 भी है। लब और डब को स्टेथोस्कोप से सुनेंगे, माइक्रोफोन से साउंड 3 को, और जो आपका फोनो जो आपका कार्डियोग्राम है उससे आप साउंड 4 को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, याद रखिएगा। विच हार्ट साउंड इज नॉर्मली हर्ड यूजिंग अ फोनोकार्डियोग्राम। अभी जस्ट मैंने बताया कौन से साउंड को हम हर्ड कर सकते हैं, सुन सकते हैं फोनोकार्डियोग्राम से। तो सर साउंड 4 को, फर्स्ट साउंड लब डब तो स्टेथोस्कोप से है, थर्ड साउंड आपके क्या है जी, माइक्रोफोन से है। जो फोर्थ साउंड है उसको हमें क्या करना होता है, तो सर फोनोकार्डियोग्राम से सुना जाता है, टॉक साउंड है, और फोर्थ हार्ट साउंड उसको कहा जाता है। तो फोर्थ नंबर का जो हार्ट साउंड है उसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि सर उसके लिए हम फोनोकार्डियोग्राम्स को यूज करते हैं। स्टेथोस्कोप से लब डब याद रखिएगा, ये आपका माइक्रोफोन से, और ये आपका फोनोकार्डियोग्राम से सुनाई देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर द मोस्ट स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव कार्डियक मार्कर फॉर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के केस में, यानी मायोकार्डियल टिश्यूज का मरना, यहां पर इंडिकेटर के रूप में, मार्कर के रूप में क्या यूज होता है, क्रिएटिनिन काइनेज, मायोग्लोबिन, ट्रोपोनिन 1 एंड ट्रोपोनिन टी, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो सर ट्रोपोनिन 1 एंड ट्रोपोनिन टी ये दोनों क्या होते हैं स्टूडेंट्स, यूज होते हैं एज अ सिलेक्टिव मार्कर और सेंसिटिव कार्डियक मार्कर इन केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ये सिंपली आपको पढ़ना है। These are the most specific sensitive marker for the myocardial infarction. They rise within 3 to 12 hours, peak at the 24 hours and remain elevated for 7 to 14 days, helping in the late diagnosis of MI. Sorry, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को डायग्नोस करने में बेसिकली ये यूजफुल होते हैं। Which cardiac enzyme is the first to rise after an myocardial infarction? कौन कार्डियक एंजाइम सबसे पहले राइज होता है जी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, ट्रोपोनिन, मायोग्लोबिन, क्रिएटिनिन काइनेज या लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो सर मायोग्लोबिन वो एंजाइम्स है जो सबसे पहले मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में क्या होता है, राइज होता है। तो राइज विद इन द फर्स्ट फ्यू आवर्स, peaks in 7 to 8 hours and fall to normal within 24 hours. However, it lacks specificity for cardiac muscle. यह सबसे पहले जनरेट होने वाला होता है, ठीक है ना। क्रिएटिनिन विद इन 3 to 12 hours राइज होता है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज आफ्टर 24 hours क्या होते हैं स्टूडेंट्स, राइज होते हैं। हाउ लॉन्ग डू ट्रोपोनिन्स रिमेन्स इन द ब्लड आफ्टर एन एमआई, कितने लंबे समय तक ब्लड मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस में ट्रोपोनिन्स जो है वो रिमेन्स होते हैं ब्लड में। ब्लड के अंदर में ट्रोपोनिन्स जो होते हैं वो कितने लंबे समय तक प्रेजेंट होते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के केस में, 24 hours, 2 to 3 days, 48 to 72 hours एंड 7 to 14 days। तो सर यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 to 14 days। ये डेटा भी मैंने आपको बताया था कि कौन कितने टाइम्स तक आपके बॉडी में रहता है। ट्रोपोनिन 7 to 14 days है, मायोग्लोबिन 24 hours, क्रिएटिनिन काइनेज 48 to 78 hours और 14 days के लिए लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के केस में स्टूडेंट्स आपकी बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ हाइपरटेंशन, व्हिच ब्लड प्रेशर रीडिंग कंफर्म द डायग्नोसिस। हाइपरटेंशन का अलग अलग रेंज होता है, वैसे आप लोगों ने नॉर्मल पढ़ा होगा 120 mm ऑफ एचजी सिस्टोलिक अपॉन 80 mm ऑफ एचजी डायस्टोलिक, यही आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये नॉर्मल है। 121 to 139 जो होते हैं वो आपका प्री हाइपरटेंसिव होते हैं, 80 to 89 भी होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। 140 से एबव अगर हो जाता है तो सर उस केस में हम कहते हैं कि हाइपरटेंशन हो गया, स्टेज 1 में आप एंटर हो चुके हैं, आपको डायग्नोस करना पड़ेगा। तो 140 अपॉन 90 mm ऑफ एचजी जो होगा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 140 से बिलो जो होता है वो प्री हाइपरटेंसिव स्टेज होता है और 140 से एबव आपका क्या हो गया, हाइपरटेंशन स्टेज 1, और 160 से एबव जो होता है वो आपका हाइपरटेंशन स्टेज 2 के अंडर में आता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हाइपरटेंशन याद रखेगा 140 अपॉन 90 mm ऑफ एचजी सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक आपको याद रखना है। ये आपको हर 6 आवर्स में आपको डायग्नोस करना है। अगर ये आपको रेशियो मिला हुआ है तो इस केसेस में आपको ये बात ध्यान रखनी है। व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन के बीच में डिफरेंस क्या है जी। प्राइमरी हाइपरटेंशन हैज नोन कॉज व्हाइल सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज आइडियोपैथिक। प्राइमरी hypertension occurs due to underlying conditions while secondary hypertension occurs without any cause.
Primary hypertension has no identifiable cause while secondary hypertension occurs due to underlying condition and primary hypertension is always more severe than the secondary hypertension. तो सर primary hypertension has no identifiable cause. प्राइमरी हाइपरटेंशन का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, आपको पता भी नहीं चलेगा और प्राइमरी हाइपरटेंशन हो गया। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में आपको क्या मिलेगा जी, कंडीशंस देखने को मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो ऑप्शन सी यहां पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन के बीच में ये जो डिफरेंस है उस केस में। Which phase of the cardiac cycle is responsible for the first heart sound? फर्स्ट हार्ट साउंड जो लब साउंड है किस फेज में होता है? एट्रियल सिस्टोल, इनवॉल्यूमेंट्रिक रिलैक्सेशन, आइसोवॉलंट्रिक रिलैक्सेशन या वेंट्रिकुलर इजेक्शन। जब एट्रियम वाला रीजन कॉन्ट्रैक्ट करता है और वेंट्रिकल में ब्लड एंटर करता है उस केस में, यानी जब वेंट्रिकल्स में ब्लड एंटर करता है और आइसोवॉलमेट्रिक रिलैक्सेशन होता है उस केस में आपको लब साउंड देखने को मिलता है। तो सर एट्रियल सिस्टोल, दिस फेज इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया टू पुश ब्लड इनटू द वेंट्रिकल बट इट डज नॉट प्रोड्यूस फर्स्ट हार्ट साउंड। आइसोवॉलमेट्रिक शॉक में क्या कॉन्ट्रैक्शन में क्या करा जी, द फेज अकर्स व्हेन द वेंट्रिकल बिगिन टू कॉन्ट्रैक्ट कॉजिंग द एबी वैल्यूज टू क्लोज लीडिंग टू द फर्स्ट हार्ट साउंड दैट इज द S1। इस केस में आपको सबसे पहले साउंड 1 यानी लब साउंड देखने को मिलता है, सुनाई देता है स्टेथोस्कोप के अंदर में। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल डू द सेमील्यूनर वाल्व क्लोज? किस फेज में सेमील्यूनर कोरोनरी वाल्व, सेमील्यूनर पल्मोनरी वाल्व क्लोज हो जाता है? आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में, या वेंट्रिकुलर सिस्टोल में, या एट्रियल सिस्टोल में? तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिलैक्सेशन। जब आपका वेंट्रिकल वाला रीजन रिलैक्स होगा तब वो वॉल्व आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वॉल्व क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिए रिलैक्सेशंस के केस में ये सब थियरीज वाली क्लास में मैं बहुत अच्छे से डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट्स, ये सारे पॉइंट्स को कवर कराऊंगा। फिलहाल नॉर्सेट जो 12 अप्रैल को होने वाला एग्जाम है उसके लिए हम लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऑटोमेटिक वॉल्व ओपन हो जाएगा और वेंट्रिकल जब रिलैक्स होगा तो वॉल्व क्या हो जाएगा जी, क्लोज हो जाएगा। वेंट्रिकल जब क्लोज होगा तभी आपका सेमील्यूनर क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। What happened to the ventricular pressure during the isovolumetric contraction? वेंट्रिकुलर प्रेशर आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस में कितना होता है? इंक्रीज रैपिडली होगा या डिक्रीज होगा या रिमेन कांस्टेंट या फ्लैक्चुएट होगा? तो सर बेसिकली क्या हो गए, तो इस केसेस में अगर हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक्स के केस में देखेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर क्या होगा, विल बी राइज देयर, वहां पर प्रेशर इंक्रीज होगा। इसलिए तो सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा होता है, डायस्टोलिक प्रेशर कम होता है। सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब ही होता है प्रेशर इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो प्रेशर जो होता है उसी को सिस्टोलिक कहते हैं और सिस्टोलिक 120 होता है। यानी सर प्रेशर यहां पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस केस में इस पॉइंट को आपको याद रखना है। विच फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल इज द लॉन्गेस्ट? सबसे लॉन्गेस्ट फेज कार्डियक साइकिल का क्या है जी? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन या वेंट्रिकुलर सिस्टोल? यहां पर दो जगह पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल दिया गया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल ही सबसे लॉन्गेस्ट होता है, याद रखिएगा। अगर कार्डियक साइकिल का सबसे लॉन्गेस्ट फेज की बात करें, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। ए भी लगा सकते हैं या डी भी, दोनों जगह एक ही ऑप्शन दिया गया है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपको याद रखना है, यहां पर आपको दोनों एक ही ऑप्शन है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लॉन्गेस्ट होता है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स के बारे में यहां पर दिया गया है, एक वेंट्रिकुलर डायस्टोल्स दिया गया है, ये पॉइंट्स को आपको दिया गया है जी। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल, अच्छा लास्ट ऑप्शन में वेंट्रिकुलर डायस्टोल्स होना चाहिए था, यहां पर पॉइंट ये दिया गया था जो 0.5 सेकंड होना चाहिए। जब उसमें ब्लड क्या होता है, डायलेट होता है, ब्लड फील होता है वेंट्रिकल में, वो सबसे ज्यादा टाइम लेता है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल करेक्ट आंसर होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, सबसे ज्यादा ड्यूरेशन इसी में होता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास 3 एंटीरिथमिक ड्रग? अर्दमिया के केस में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 टाइप ऑफ ड्रग आप लोग पढ़ते हैं। अर्दमिया में क्लास 1 ड्रग को हम सोडियम चैनल ब्लॉकर कहते हैं, क्लास 2 को हम बीटा ब्लॉकर कहते हैं, क्लास 3 को पोटासियम चैनल ब्लॉकर कहते हैं और क्लास 4 को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग कहते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया कि क्लास 3 ड्रग कौन सा है, तो पोटासियम चैनल ब्लॉकर बताइए। लिडोकेन है क्या? बिल्कुल भी नहीं। एमियोडेरोन बिल्कुल सही, एमियोडेरोन, ड्रोनिड्रोन, ये सब ड्रग आपने पढ़ा होगा। डोफेटिलाइड, आइबुटिलाइड, ये सारे ड्रग क्या है जी,
पोटासियम चैनल ब्लॉकर हैं। क्लास 3 ड्रग में एमियोड्रोन यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एमियोड्रोन याद रखिएगा क्लास 3 ड्रग है, लिडोकेन क्लास 1B ड्रग है, प्रोप्रानोल क्लास 2 ड्रग है और विरापामिल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, क्लास 4 के अंडर में डिस्कस किए जाते हैं। विच क्लास ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एक्ट बाय ब्लॉकिंग एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करने वाले ड्रग को ACE इनहिबिटर ड्रग कहा जाता है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करने वाले ड्रग्स को स्टूडेंट्स ACE इनहिबिटर के नाम से जानते हैं। यहां पर कैप्टोप्रिल, आपका पेरिंडोप्रिल, फॉजिनोप्रिल, ऐसे ड्रग जितने भी प्रिल वाले ड्रग्स होते हैं ना वो आपके ACE इनहिबिटर में आते हैं। ठीक है ना, तो सर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स को इनहिबिट करने वाले ड्रग्स को ऑप्शन सी ACE इनहिबिटर के नाम से क्या किया जाएगा, जाना जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर, बीटा 1 ब्लॉकर सिलेक्टिवली, बीटा 1 ब्लॉकर यानी कि जो रिसेप्टर, बीटा 1 रिसेप्टर आपके हार्ट पे और आपके किडनी के जेजी सेल में प्रेजेंट होता है। तो बीटा 1 यानी कि सिलेक्टिव हार्ट ब्लॉकर है, ये हार्ट पे जाकर के काम करेगा। तो एटिनोलॉल, मेटप्रोलॉल, एसिबिटोनॉल, बिटॉक्सोलॉल, बिसोप्रोलॉल, नेबिवोलॉल, इस्मोलॉल, सेलिप्रोलॉल, ये सब ड्रग जो होते हैं वो सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर होते हैं। तो सर एटिनोलॉल आपका सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर ड्रग है, प्रोप्रानोलॉल नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर ड्रग है, कार्बिडिलॉल और लेबिटालॉल अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर है। दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर। तो कार्बिडिलॉल और लेबिटालॉल ये अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा एटिनोलॉल। ये सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर ड्रग्स है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। ये नॉन सेलेक्टिव और ये अल्फा प्लस बीटा दोनों को क्या करता है जी, ब्लॉक करता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज क्लासिफाइड एज ए लूप डायरेटिक्स, लूप डायरेटिक्स के केस में किस ड्रग को कंसीडर किया जाता है। लूप डायरेटिक्स मतलब जो आपके हाई सीलिंग जो डायरेटिक्स होते हैं या जिसको हम हाई एफिकेसी डायरेटिक्स के नाम से जानते हैं, या जो लूप ऑफ हेनल पे जाके काम करते हैं, जो सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल को इनहिबिट करते हैं, फुरोसेमाइड, बोमेटेनाइड, टोरासीमाइड, इथेक्राइनिक एसिड, ये सब ड्रग लूप डायरेटिक्स होते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। फुरोसीमाइड यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कुछ फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन यहाँ पर क्या किया गया था, पूछा गया था। तो टोटल 25 क्वेश्चन जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 3-4 मैंने आपको एरिथमिया का या दूसरे ड्रग्स के क्वेश्चन भी आपको डाल दिया था, ताकि थोड़ा सा फार्माकोलॉजी वाला पार्ट भी आपका यहाँ पर मिल जाए या कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे सब्जेक्ट आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। इसी चैनल पे आपको अलग अलग एक्सपर्टीज के द्वारा क्लास 100 जो चैलेंज दिया गया है नॉर्सेट एग्जामिनेशंस के लिए, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। और मोर देन 2,500 यानी लगभग 2,500 के अराउंड हम क्वेश्चंस आपको क्या कराएंगे, सॉल्व कराएंगे, जो आपके नॉर्सेट एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग GDC एंड सपोर्टिंग GDC। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।